त्रिवेणी तट पर संतों का सबसे बड़ा मेला लगना शुरू हो चुका है। तमाम अखाड़ों की पेशवाई यहां हो रही है। तो आप देखिए किस तरह से ध्वजा को भी लहराने की तैयारी यहां हो रही है, जिसके साथ यहां पर आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ यहां साक्षी बनने वाले हैं और एक हफ्ते में सीएम योगी का ये दूसरा प्रयागराज का दौरा होगा जब वो महाकुंभ क्षेत्र में पधारेंगे। लेकिन इस बार वो तैयारियों के साथ साथ धर्म ध्वजा भी लहराने वाले हैं, क्योंकि महाकुंभ में वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े अपनी धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे और उनके साक्षी बनेंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ। एक हफ्ते के अंदर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार महाकुंभ क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो महाकुंभ की तैयारी देखने के साथ ही सनातन की धर्म ध्वजा भी लहराएंगे। योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे से पहले तैयारियां जोरों पर चल रही है। अधूरे काम पूरे किए जा रहे हैं और उन क्षेत्रों को भी सजाया जा रहा है जहां पूजा में सीएम योगी अतिथि बनकर शामिल होंगे। एक बार फिर से वो तमाम तैयारियों को जायजा लेंगे। उसके पहले सीएम योगी जो है तीनों अनी अखाड़ों के धर्म ध्वजा में शामिल होंगे और हम इस वक्त जो है निर्मोही अनी अखाड़ा जो है उसके शिविर में है। यहाँ की तैयारियां आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले इस शिविर को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। कल महाकुंभ क्षेत्र में विशेष पूजा होने वाली है। वैष्णव संप्रदाय के श्री पंच निर्मोही अनी, श्री पंच निर्वाणी अनी और श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के शिविर में धर्म ध्वजा पूजन होगी। सीएम योगी पूजन के विशिष्ट अतिथि होंगे। इसी महीने योगी आदित्यनाथ महाकुंभ क्षेत्र में 4 बार आ चुके हैं, 3 बार तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, जबकि 1 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और अब योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के रूप में आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के मुस्लिम मोहल्लों में मंदिर मिलने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। अब विश्व हिंदू परिषद ने 1984 के धर्म संसद के प्रस्ताव का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक अयोध्या, काशी और मथुरा की मांग का प्रस्ताव था। उसके बाद ऐसे मुद्दों पर कोई हलचल नहीं होगी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि अगर वो प्रस्ताव मान लिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। यही कहा गया था कि ये 3 मंदिरों का विषय यदि हो जाता है तो अन्य कोई भी मंदिरों का विषय संभवतः नहीं उठेगा। ये 84 में ही ये बात बताई गई थी। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि 3 मंदिरों का विषय हो नहीं रहा है, इस कारण से भी कुछ परिस्थितियां संभवतः बन रही होगी। मुल्ला ने तो बड़े ही हट से पूजनीय जगतगुरु शंकराचार्य को उस समय कहा कि राम मंदिर कोई माचिस की डिब्बी नहीं है जो आप झोली में डाल दें। इस तरह से उपवास उड़ाया। अब समाज खड़ा हो गया है। जब समाज खड़ा हो गया है तो फिर समाज का निर्णय समाज करेगा। हाल में संभल के मुस्लिम मोहल्ले में एक प्राचीन शिव मंदिर मिला था, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हुई खुदाई में कई धार्मिक स्थल मिले। इतना ही नहीं, यूपी के दूसरे इलाकों के मुस्लिम मोहल्लों में मंदिर मिली। हालांकि मुस्लिम समाज से जुड़े लोग इसे आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। देखिए, ये पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों को लगातार निशाना बना रही है। धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पर इनके पास कुछ बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पीसीएस अधिकारियों को लेकर एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें उनसे चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल पर पीसीएस अधिकारियों से जानकारी मांगी, जिसके मुताबिक सभी पीसीएस अधिकारियों को 31 जनवरी 2025 तक अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा हर हाल में देना होगा। अगर कोई अधिकारी निर्देश के मुताबिक जानकारी साझा नहीं करता है तो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। अधिकारी को ये जानकारी ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर देना होगा। यूपी सरकार ने ये निर्देश पारदर्शिता बनाए रखने के मकसद से जारी किया है। लगातार सीएम योगी भ्रष्टाचार को लेकर कई तरीके की मुहिम चलाते रहते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। और इसी के तहत एक बार फिर से सीएम योगी ने सभी अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा तलब किया है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो अधिकारी है वो अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो दे, और जो अधिकारी ब्यौरा नहीं देंगे उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अगस्त में कर्मचारियों और अधिकारियों को चल अचल संपत्ति का विवरण देने को कहा गया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्रिसमस और नए साल से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने एक साथ 90 से अधिक अधिकारियों का प्रमोशन किया है, जिनमें आजमगढ़ के मंडलायुक्त मनीष चौहान और खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू समेत 7 आईएएस अफसरों को सचिव से प्रमुख सचिव पद पर प्रमोट किया गया।
जबकि 38 IAS अफसरों को जिलाधिकारी और विशेष सचिव स्तर से सचिव बनाया गया। नियुक्ति विभाग ने प्रमोशन का आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक 2000 बैच के IAS अधिकारी सौरभ बाबू, मनीष चौहान, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद को सचिव से प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोट किया गया। इनके साथ ही 2000 बैच के IAS अधिकारी अमित गुप्ता, दीपक अग्रवाल का भी प्रमोशन किया गया। वहीं 2009 बैच के 18 IAS अधिकारियों को जिलाधिकारी विशेष सचिव पद से सचिव पद पर प्रमोशन मिला है। 2012 बैच के 23 IAS अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन मिला। इसके साथ ही 89 PCS अधिकारियों को 6600 ग्रेड पे मिला। प्रोन्नति का तोहफा देते हुए तमाम IAS अधिकारियों के पोस्ट में बढ़ावा कर दिया है। इसके साथ साथ सिलेक्शन ग्रेड भी यूपी सरकार ने तमाम अधिकारियों का बढ़ा दिया है। जिन अफसरों का प्रमोशन किया गया वो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं और यही वजह रही कि इन अफसरों को उनकी बेहतर कार्य प्रणाली और प्रशासनिक कुशलता के लिए पदोन्नति दी गई। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क विवादों के चलते चर्चा में हैं और ऐसे में यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने उन्हें नसीहत दी है। संजय निषाद शाहजहांपुर दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहर के सबसे प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो बर्क के सवाल पर उन्होंने आजम खान की याद दिला दी और विवादित बयान दे दिया। तो आजम खान ने तो सरकार बनवाई, 19% वोट देखा, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। जो आपके संभल वाले हैं संभल जाएं, नहीं तो इनका हाल भी आजम खान जैसे होगा, क्योंकि ये ऐसे आगे उनके सरकार बनवाएंगे और फिर बाद में गलत काम करेंगे, जेल जाएंगे। दरअसल संजय निषाद का इशारा आजम खान की ओर था, जो इस वक्त घोटाले के आरोपों में जेल में है। उनके मुताबिक अगर वक्त रहते बर्क संभलेंगे नहीं तो उनका हाल भी आजम खान की तरह होगा। इतना ही नहीं, अपने बयान के जरिए उन्होंने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए। संभल हिंसा के 1 महीने बाद भले ही यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण हो गया हो, लेकिन योगी फोर्स के कदम वहाँ से डगमगाए नहीं है और ऐसे में आज जुम्मे की नमाज का दिन था, जिसकी वजह से यहाँ 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली और जामा मस्जिद की चारों तरफ पुलिस की मुस्तैदी नजर आई। नमाजियों को पुलिस की निगरानी में मस्जिद के अंदर भेजा जा रहा था और किसी पर संदेह होने पर पूछताछ भी हो रही थी। बेशक हिंसा के बाद संभल चुका है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अब भी पहले की तरह नजर आ रही है। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के साथ जो CCTV कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी मदद से भी लगातार यहाँ पर जो नज़र है वो रखी जा रही है। और यहाँ का अगर आप देखें, मस्जिद के पीछे के तरफ का एरिया, ये भी एरिया है, यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है। और इसी के साथ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका ये कहना है कि कंटिन्यू उनकी पुलिस यहाँ पर बनी हुई है। संभल की सुरक्षा इन दिनों इसलिए भी बढ़ा दी गई क्योंकि यहाँ जगह जगह खुदाई का काम चल रहा है। सनातन के सबूत जुटाए जा रहे हैं। ऐसे में जुम्मे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद से लेकर दीपा सराय के इलाके में भी पुलिस की मुस्तैदी दिखी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। उन्होंने 92 साल की उम्र में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम नेता पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि देते हुए शोक व्यक्त किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर उन्हें याद किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी वहां पहुंचे और मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। तो वहीं राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह के आवास गए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंची। राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। साथ ही आज के सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए। कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल अंतिम संस्कार होगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। कल सुबह 11:45
मिनट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, कल उनका अंतिम संस्कार होगा और जानकारी ये सामने मिल रही है कि कल सुबह 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, CWC बैठक के बाद सोनिया गांधी का संदेश। मनमोहन सिंह विनम्रता के प्रतीक थे। सोनिया गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे दिल से उन्होंने देश की सेवा की। उनकी दूरदर्शिता ने लोगों के जीवन को बदल दिया, भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाया। उन्होंने भारत को गौरव सम्मान दिलाया। मनमोहन सिंह का निधन मेरा व्यक्तिगत नुकसान है, सोनिया गांधी ने आप देखिए स्टेटमेंट जारी किया है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को ये चिट्ठी लिखी है। बकायदा चिट्ठी में मनमोहन सिंह के नाम पर मेमोरियल बनाए जाने को लेकर जमीन अलॉट करने की मांग की गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ये मांग की है। तो CWC की बैठक में जहां एक तरफ सोनिया गांधी ने कहा कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने मनमोहन सिंह के नाम पर मेमोरियल बनाए जाने के लिए जमीन अलॉट करने की मांग की है। और देखिए, दिल्ली के चुनावी दंगल में महिला सम्मान योजना छा गया है। महिला सम्मान योजना पर जितना बवाल हो रहा है, आम आदमी पार्टी को उतना ही फायदा होता दिखाई दे रहा है। देखिए, लगातार इसको लेकर सियासत हो रही थी और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी को उतना फायदा पहुंचते जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की ये योजना अब घर घर तक पहुंच रही है और यही वजह है कि इस योजना के लिए अब तक बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो एक तरफ इस पर सियासत और दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन बम्पर। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब से इस योजना का ऐलान किया है, तब से अब तक 22 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। अकेले बुधवार को ही करीब 10 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए अपना नाम दर्ज कराया। दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा करने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू हुआ। लेकिन योजना के ऐलान के साथ ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया। महिला बाल कल्याण विभाग ने योजना को लेकर नोटिस जारी किया तो सियासी दल शुरू से ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस योजना में महिलाओं के रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बढ़ी, उससे आम आदमी पार्टी के नेता खुश हैं। और इस बार अरविंद केजरीवाल जी जो ऐतिहासिक स्कीम लेकर आए हैं, उससे भारी उत्साह, उसमें भारी उत्साह दिख रहा है इस बात से कि कितनी रैपिडली और कितना बड़ा नंबर 3-4 दिन में ही रजिस्टर हो गया। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के वादे पूरी तरह से झूठे हैं। यानी आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि इन्होंने 22 लाख दिल्ली की महिलाओं को ठग लिया है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली की सरकार ने ही नोटिफिकेशन निकाली है कि संजीवनी नाम की कोई योजना बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं लागू है अभी दिल्ली में, ना ही महिला सम्मान योजना नाम की ऐसी कोई सरकारी योजना लागू है। दरअसल दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया, जिसका महिला एवं बाल विकास विभाग ने खंडन किया था। लेकिन विवाद के बावजूद पिछले 3 दिन में 22 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, तो वहीं अब बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू से किनारा करने के मूड में है और बिना गठबंधन चुनाव में उतरने का प्लान बना रही है। दिल्ली बीजेपी में सियासी हलचल तब और शुरू हो गई जब बीजेपी के कार्यकर्ता बाहरी किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। ऐसे में बीजेपी को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और किसी भी पार्टी से गठबंधन पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रदेश यूनिट चाहती है कि बीजेपी का जेडीयू के साथ गठबंधन ना हो। दिल्ली में किसी जमीनी कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाए, जिसके पीछे 2020 के चुनाव परिणाम का तर्क भी दिया जा रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि जो कार्यकर्ता लगातार पिछले कई सालों से इस दिल्ली की आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, पार्टी उनको तरजीह दे। और दिल्ली यूनिट का भी मानना यह है कि जो पिछला अनुभव है 2020 का, उसका बहुत ज्यादा लाभ दिल्ली में हमको दिखाई नहीं देता। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीट पर गठबंधन सहयोगी जेडीयू को दी थी। इन तीनों सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव लड़े, जिसमें बुराड़ी, किराड़ी और सीमापुरी शामिल है। लेकिन इन तीनों सीटों पर जेडीयू की करारी हार हो गई और तीनों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई।
ऐसे में इस बार बीजेपी बिना रिस्क लिए अपने उम्मीदवार पर दांव खेलने का मन भी बना चुकी है और यही वजह है कि दिल्ली में नीतीश कुमार से बीजेपी की दूरी बढ़ चुकी है, जिसका असर बिहार पर भी पड़ सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के नेता हुलास पांडे की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनके ऊपर शिकंजा कस दिया और पटना समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। पूरे दल बल के साथ प्रवर्तन निदेशालय की टीम पटना के गोला रोड स्थित हुलास पांडे के घर पहुंची, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। ईडी की टीम ने हुलास पांडे के घर को पूरी तरह से अपनी निगरानी में ले लिया और जांच शुरू की। छापेमारी की ये कार्रवाई पटना के अलावा बेंगलुरु में भी हुई। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि छापेमारी किस मामले में हुई, लेकिन सूत्रों से ऐसी खबर है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है, जिसमें पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाना शामिल है। दरअसल हुलास पांडे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के नेता है, जो बिहार के बाहुबली नेता सुनील पांडे के छोटे भाई हैं। सुनील पांडे के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। हुलास पांडे के एक और भाई संतोष पांडे है, जो राजनीति में तो सक्रिय नहीं है, लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन का कारोबार है। भ्रष्टाचार को लेकर ईडी लगातार सक्रिय है और कई दिनों से लगातार अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक सवाल पर इतना भड़क गए कि उन्होंने अब शब्द बोल डाले। दरअसल रिपोर्टर ने यूपी राजभर से ठेकेदारों को लेकर सवाल पूछा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार कह रहा हूँ बुला लो मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है, वो लोग हैं जो गलत करते हैं वो बोलते हैं। मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार कह रहा हूँ बुला लो मेरे सामने, कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को, कोई कह देगा तो। ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है, वो लोग हैं जो गलत करते हैं वो बोलते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद लगातार एक्शन में है। अपने वादों को पूरा करने के लिए बैठकें और दौरे कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सोरेन अपनी स्टाइल को लेकर अब चर्चा में आ गए हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर शपथ ग्रहण तक हेमंत सोरेन को बढ़ी हुई दाढ़ी और बढ़े हुए बाल में आपने देखा होगा। उससे पहले 2023 में हेमंत सोरेन छोटे बाल और बिना दाढ़ी के मंच पर नजर आते थे, लेकिन 5 महीने तक जेल में रहने के बाद जब सोरेन बाहर आए तो उनके लंबे बाल और दाढ़ी की खूब चर्चा हुई और लोग उनमें उनके पिता और पूर्व सीएम शिबू सोरेन की झलक देख रहे थे। और समय के साथ साथ हेमंत सोरेन ने इसे अपनी पहचान और स्टाइल बना लिया। लेकिन अब एक बार फिर हेमंत सोरेन अपनी नई हेयर स्टाइल को लेकर चर्चा में आ गए। गुरुवार को रांची में जब मंत्रालय की बैठक के बाद हेमंत सोरेन बाहर आए तो उनका नया अंदाज देखने लायक था। हेमंत सोरेन ने लंबी दाढ़ी के साथ अपने बालों की चोटी बनाई थी और उनके इस हेयर स्टाइल की चर्चा दक्षिण भारतीय स्टार और केजीएफ फिल्म एक्टर यश से होने लगी। दरअसल हेमंत सोरेन का ये लुक कहीं न कहीं उनके संघर्षों की कहानी भी बयां करता है, क्योंकि उनके इस लुक की शुरुआत उनके जेल के सफर से शुरू हुई, जब ईडी ने लैंड स्कैम के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो बाहर आए तो अलग अंदाज में दिखाई दिए। तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इन सब के बीच इस मामले में न्याय की मांग करते हुए तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को सजा दी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में अन्नामलाई खुद को कोड़े मारते हुए दिखाई दिए। कोयम्बटूर में अन्नामलाई खुद को कोड़े मार रहे थे, जबकि उनके कुछ समर्थक अपने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अन्नामलाई ने एक एक कर खुद को 6 कोड़े मारे। तभी पीछे खड़ा एक समर्थक भागकर उनके पास पहुंचा और उनसे लिपट गया। अन्नामलाई ने जो इस मामले में न्याय की मांग करते हुए खुद को कोड़े मारे, वहीं एक दिन पहले उन्होंने डीएमके को सत्ता से हटाने के लिए प्रतिज्ञा भी ली। उन्होंने डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक चप्पल नहीं पहनने की कसम खाई। उत्तर प्रदेश के जालौन में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला और पुलिस कर्मियों के बीच बहस हो गई। राजा बुंदेला बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान जब उनकी यात्रा ऐट कस्बे में पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप कहां जाएंगे बच्चे? दरअसल पुलिस ने जाम लगने की बात कहते हुए उनकी यात्रा को लौटाने का प्रयास किया, जिसके बाद राजा बुंदेला भड़क गए। बहुत मुश्किल होता है, चलिए आप जाइए, जहाँ जाना हुआ जाइए। इस दौरान राजा बुंदेला ने पुलिस वालों को खूब खरी खोटी सुनाई।
पूरा हमारा कार्यक्रम 40 साल से अहिंसा में रहा। आप हमें सिपाही बन के डांट रहे हैं। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा की देखरेख में गांव-गांव पांव यात्रा निकाली जा रही है। इसी दौरान एट नगर में जब पुलिस ने यात्रा को रोकने की कोशिश की तो माहौल गर्मा गया। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। बिहार की राजधानी पटना में जहां पिछले 10 दिनों से बीपीएससी कैंडिडेट्स का प्रदर्शन जारी है, वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। छात्रों के समर्थन में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे बीपीएससी कैंडिडेट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन किया और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। और छात्रों का ऐसा मानना है कि नहीं, एक केंद्र पर नहीं, बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। तो सामान्य बात तो यही है कि अगर ऐसा लगता है लोगों को कि अनियमितता हुई है तो कम से कम एक बार बैठकर बात कर लें, जो उसका रास्ता कुछ निकलता है वो निकाल लें। प्रदर्शनकारियों से मिलने यूट्यूबर और फेमस टीचर खान सर पहुंचे। धरना दे रहे छात्रों से मुलाकात कर उन्होंने आयोग पर करारा हमला बोला। धरना दे रहे छात्रों के बीच खान सर ने कहा कि हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता, बीपीएससी से हर हाल में लड़ाई जारी रहेगी। ये विरोध प्रदर्शन बीपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षा के दौरान अनियमितताओं के आरोपों के बाद शुरू हुआ। छात्रों ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। वहां से आए दिन हिंदुओं पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उन्हें पीटा जा रहा है, उनके घरों में लूटपाट की जा रही है। हिंदुओं पर अत्याचार की ताज़ा तस्वीरें बांग्लादेश के चट्टोग्राम से सामने आई। वहां के एक स्कूल के हेडमास्टर को न सिर्फ पीटा गया, बल्कि दावा है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर किया गया। हेडमास्टर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। इस दौरान जब कुछ लोग उन्हें पकड़कर ले जा रहे थे, तभी पीछे से एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक वहां के एक स्थानीय नेता और एक अपराधी के नेतृत्व में कट्टरपंथियों ने इस घटना को अंजाम दिया। दूसरी घटना भी चट्टोग्राम से ही सामने आई। बताया गया कि वहां के हिंदू मोहल्ले की बिजली काट दी गई। वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए और डिवाइस चुरा लिए गए। इलाके में हजारों की संख्या में कट्टरपंथी घुस आए और हंगामा कर दिया। इस दौरान उन्होंने हिंदू लड़कियों और महिलाओं से छेड़खानी भी की। मंदिरों पर हमला किया गया और लूटपाट की गई। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के बाद अब बिलासपुर में भी कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं, जिसके बाद कश्मीरी शॉल विक्रेताओं ने यहां मोर्चा खोल दिया है और कश्मीर से आए इन शॉल विक्रेताओं ने धरना शुरू कर दिया और पिछले 4 दिनों से इनका धरना जारी है। इनका आरोप है कि स्थानीय लोग इन्हें वापस जाने की धमकियां दे रहे हैं और कश्मीर में व्यापार करने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, इनका ये भी आरोप है कि इन्हें मकान मालिकों को फोन करके घर से निकालने की भी धमकी दी गई है। तो वहीं इन कश्मीर शॉल विक्रेताओं के समर्थन में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी अब सामने आ गई हैं। उन्होंने इस मामले में उमर अब्दुल्ला और सुखविंदर सिंह सुक्खू से हस्तक्षेप करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके उन्होंने लिखा कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को दक्षिणपंथी समूहों से उत्पीड़न, हमले और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उचित दस्तावेजों के बावजूद उन्हें व्यवसाय करने से रोका जा रहा है और बेदखल किया जा रहा है। ये ऐसी तीसरी घटना है जो चिंताजनक पैटर्न को उजागर करती है। लक्षित हिंसा। मेरा आग्रह है कि कश्मीरियों का ये अलगाव उन्हें और भी अलग थलग कर देगा। इससे पहले कांगड़ा जिले में भी ऐसा हो चुका है, जब कश्मीरी शॉल बेचने वालों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस केस भी हुआ था। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के काले खजाने से जुड़ी जांच में लोकायुक्त और आईटी विभाग के बाद अब ईडी की भी यहां एंट्री हो गई है। ईडी की टीम ने सौरभ और उसके सहयोगियों के घर और दफ्तर पर छापेमारी की है और ये छापेमारी भोपाल और ग्वालियर में की गई। भोपाल स्थित सौरभ शर्मा के दफ्तर पर ईडी की टीम ने जैसे ही धावा बोला, आरपीएफ के जवानों ने वहां सुरक्षा बढ़ा दी। बाहर जवान मुस्तैदी से पहरा देते दिखाई दिए, जबकि अंदर ईडी के अफसर छानबीन कर रहे थे। यहाँ जहाँ सौरभ शर्मा का दफ्तर है वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात है और अंदर ईडी के आला अधिकारी मौजूद है और तमाम जो दस्तावेज है सौरभ शर्मा से जुड़े हुए वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं और सौरभ शर्मा के घर पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। वहाँ पर सौरभ शर्मा की मां मौजूद है, अंदर सौरभ शर्मा की मां से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा ईडी ने सौरभ शर्मा के घर पर छापेमारी की। ईडी के अफसरों ने वहां दस्तावेज खंगाले और सौरभ शर्मा के सहयोगी से भी पूछताछ की। भोपाल के अलावा ग्वालियर में भी सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और दस्तावेजों की यहां पर जांच की। दरअसल ईडी की टीम सौरभ की डायरी के सहारे वसूली और लेन देन की मनी ट्रेल खोजने में जुट गई है।
ईडी के अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सौरभ का साम्राज्य कहां तक फैला है और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नशीली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस दौरान छापेमारी में करीब 1 करोड़ की प्रतिबंधित दवा, टैबलेट और सिरप बरामद किए गए। नशे के खिलाफ इस ड्राइव में दिल्ली पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान समलुद्दीन उर्फ सादिक, मोहम्मद गुलजार और सलमान के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक ये रैकेट दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक फैला हुआ था। आरोपियों ने नकली दवाएं बनाने और सप्लाई करने के लिए एक फैक्ट्री बनाई थी, जिसे पुलिस ने सील कर दिया है। 2 दिन पहले हमें इत्तला मिली थी कि बवाना एरिया में कुछ लोग नकली कफ सिरप बना रहे हैं और साथ साथ जो एंटी एंजाइटी की गोलियां हैं वो भी मंगाकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और देखिए, महाकुंभ शुरू होने से पहले यहाँ पर वक्फ की अब एंट्री हो गई है। विवाद छिड़ गया है। महाकुंभ में संतों के यहाँ पर वक्फ के खिलाफ अब मोर्चा खोलने की तस्वीर सामने आ रही है। जगह जगह पर पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में जगत गुरु रामानंदाचार्य ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, जिन पर लिखा है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। ऐसा पहली बार है जब सनातन के सबसे बड़े महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ मुहिम अब संत चलाने में जुट गए हैं और उन तमाम मुद्दों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं जो देश की सियासत में भी काफी गर्म है। एक होर्डिंग लगा है जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है। सीधे मेरे सहयोगी विक्रम वो होर्डिंग आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, इसमें वक्फ को लेकर लिखा हुआ है, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। जगत गुरु रामानंदाचार्य, नरेंद्राचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, दक्षिण पीठ, नाड़ी धाम। वक्फ के खिलाफ होर्डिंग के मायने साफ है। अब प्रयागराज महाकुंभ के जरिए उन तमाम मुद्दों को देश के सामने लाया जा रहा है, जिससे हिंदुत्व और सनातन की आवाज बुलंद की जा सके। क्या बाबई में वक्फ जमीनों की लूट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इससे हिंदू जगेंगे क्या? नहीं, विषय देखिए हिंदुओं का क्या है, क्योंकि प्रयागराज में करोड़ों हिंदू आएंगे। बिल्कुल आएंगे और वो सच्चाई को देखेंगे। बिल्कुल हिंदू जगेंगे और जगाने का काम संत कर रहे हैं। जगाने का काम संत कर रहे हैं। इससे पहले भी कुंभ में डरेंगे तो मरेंगे जैसी होर्डिंग लगाई गई थी, जिसके जरिए हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया गया था। प्रयागराज महाकुंभ में लव जिहाद का मुद्दा काफी जोर पकड़ चुका है। प्रोफेसर से सन्यासी बनी अन्नपूर्णा गिरी ने हर उस जिहादी साजिश से पर्दा उठाने की कोशिश की जिसे उन्होंने खुद महसूस किया था। क्योंकि आज की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा गिरी 10 साल पहले डॉक्टर पूजा थी। पेशे से प्रोफेसर, दिल्ली एनसीआर में प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन लव जिहाद से लड़ाई में वो प्रोफेसर से महामंडलेश्वर बन गई और उन्होंने कई चौंकाने वाले दावे भी किए। I was professor, I was doing my job. I have faced practically the girls get pregnanted by these stupid jihadis in तारा और भ्रमित करके हिंदू नाम बताया गया, इंजीनियर का छात्र बताया गया, वो केबल मैकेनिक है और छोड़ करके चले गए। उसके बाद जो अपना नाम देकर के अबॉर्शन कराना, उसके बाद मुझे लगा कि जिहाद है और हिंदू मुस्लिम होता है। कुंभ क्षेत्र में अन्नपूर्णा गिरी ने अलग ही मुद्दा छेड़ दिया। वो साधु संतों के साथ तमाम जिहादियों के खिलाफ हिंदुओं को जागरूक करने की मुहिम छेड़ चुकी हैं और बता रही हैं कैसे इन लोगों से सनातनी समाज को बचाना है। हर क्षण, हर पल, हर तरीके से थूक जिहाद देख लीजिए। मैं अलीगढ़ की बात बताती हूँ। जज को पानी पिलाया जा रहा था, जज का कर्मचारी जो है वो मुसलमान था, थूक करके पानी पिलाया था, कैमरे देख करके जा। फलों में देख लीजिए, खान पीन में देख लीजिए, बेटियों के साथ देख लीजिए, पढ़ाई लिखाई में देख लीजिए। यानी इस बार के महाकुंभ में हर वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसका सीधा कनेक्शन हिंदुओं से है और साजिशन सनातनियों के साथ छल हो रहा है। अब इसी मैसेज को महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा गिरी लोगों तक पहुंचा रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर के अंदर तैनात पुजारियों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया। अब राम मंदिर में प्रवेश से पहले पुजारियों को यही ड्रेस पहनना होगा, जिसके बाद चौबंदी, धोती कुर्ता और सिर पर पीले रंग की पगड़ी, इसी वेशभूषा में रामलला के पुजारी नजर आए। ये ड्रेस कोड 25 दिसंबर से लागू किया गया है। ट्रस्ट की ओर से सभी पुजारियों को 2-2 सेट ड्रेस भी उपलब्ध कराई गई है। राम मंदिर में मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास समेत कुल 14 पुजारी कार्यरत है। ये हर मंदिरों की एक पहचान होती है, तो राम जन्म मंदिरों की पहचान के लिए ड्रेस कोड जो है वह लागू किया गया। पीला चौबंदी हो या कुर्ता हो, चौबंदी बनवाए हैं
पुजारियों के मल्टीमीडिया फोन इस्तेमाल करने पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है। अभी तक पुजारियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं था। पुजारी अलग अलग ड्रेस में आते थे। राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए 14 पुजारियों की ड्यूटी 7-7 पुजारियों के 2 ग्रुप में बांटकर लगाई गई है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने एक दिन पहले सरकारी शिक्षकों की पोल खोल दी थी। अब इस दावे पर आधिकारिक मोहर भी लग चुकी है। जांच में ये बात सामने आई है कि कुछ टीचर अपनी जगह पर किराए के शिक्षक की भर्ती कर चुके हैं। और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन शिक्षकों की भर्ती हुई, उनकी जगह कोई और पढ़ाने पहुंच रहे हैं। ऐसे ही 2 शिक्षकों का कारनामा भिंड जिले के एक स्कूल में निरीक्षण के लिए गए बीईओ के सामने आया है। दरअसल भिंड के गोहद ब्लॉक में बीईओ श्याम किशोर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, लेकिन तभी स्कूल बंद मिला। जब उन्होंने बच्चों से पूछताछ की तो पता चला कि महिला टीचर बच्चों को पढ़ाकर जा चुकी है। खुलासा तब हुआ जब उस स्कूल में एक भी महिला टीचर नहीं है। मैंने बच्चों से पूछा, मैंने बच्चे मिल गए वहीं टहलते हुए, मैंने कहा भैया आज विद्यालय नहीं खुला था? बोले खुला था। मैंने कौन से सर आए थे पढ़ाने? बोले सर नहीं, मैडम पढ़ाने आई थी। तो चूंकि मुझे ऐसा लगा कि मैडम तो यहाँ कोई प्लस थे नहीं, किस तरह मैडम पढ़ाने आई थी? तो मैंने कहा कौन? बोलने की सर मैडम पढ़ाने आई थी, इसी गाँव की थी। मैंने ठीक है। तो मुझे कुछ मामला कुछ संदिग्ध लगा। कुछ शिक्षा मंत्री ने इसी तरह सरकारी तंत्र पर सार्वजनिक सवाल उठाकर अपने ही विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया था और दावा किया था कि वो ऐसे 500 से ज्यादा शिक्षकों को जानते हैं जो किराए पर टीचर लगा रखे हैं। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। इस खुलासे के बाद मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद ऐसे शिक्षकों की पहचान की जा रही है जो अपनी जगह किराए पर शिक्षक लगा रखे हैं। बिहार के टीचर्स को अब एक नया टास्क मिल चुका है। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें आवारा कुत्तों से भी अब 2-2 हाथ करना होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से आपको बता दें, अब ये एडवाइजरी जारी की गई है। हाथों में कलम की जगह बिहार के शिक्षक लाठी डंडे पकड़ चुके हैं, क्योंकि आदेश शिक्षा विभाग से आया है। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन स्कूल में आवारा कुत्तों की एंट्री ना हो, इसकी जिम्मेदारी मिल गई है। दरअसल वैशाली के जिला पदाधिकारी ने प्रिंसिपल्स को पत्र लिखकर कुत्तों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने को कहा। डायरेक्शन दिया गया है कि आप बच्चों में अवेयरनेस लाएं कि कुत्तों से बच के रहें। अगर कोई खतरनाक कुत्ता है, किसी कारण से काट लिया जाता है, तो सही समय रहते हुए क्या करना है, उसका क्या ट्रीटमेंट का क्या विधि होगा। अब विद्यालयों में बच्चे खाना खा करके या फिर कुछ जो लंच के क्रम में जो बचता है, जहाँ कहाँ ना फेंके। इसके अलावा सरकारी आदेश में ये भी कहा गया कि वो सुनिश्चित करे कि आवारा कुत्तों को स्कूल से दूर रखेंगे। साथ ही स्कूल परिसर में ऐसा कोई स्थान न बनने दे जहां कुत्ते आकर बैठते हों। इसकी जिम्मेदारी स्कूल टीचर्स की होगी। हालांकि शिक्षा विभाग के इस फैसले से सरकारी स्कूल के शिक्षकों में नाराजगी भी है। शादी भी करवा देंगे, गिफ्ट और प्लॉट भी यहाँ पर आपको देंगे, कार भी दे देंगे। भला ऐसा भी होता है क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक संस्था ने इसी ऑफर के साथ साथ 51,000 रुपए लेकर लोगों की पर्ची काट दी और अब ये ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ 1-2 से नहीं बल्कि पूरे गांव में संस्था की तरफ से लोगों की पर्ची काटी। जिसके घर शादी नहीं होनी थी, उसने भी कीमती गिफ्ट के नाम पर पैसे देकर पर्ची कटवा ली। लेकिन जब शादी के दिन बताई जगह पर पहुंचे तो ना वहां मंडप सजा था और ना ही संस्था का कोई शख्स मौजूद था, जिसके बाद लोग सिर पकड़कर बैठ गए। ठगी करने वाले गिरोह का ऑफर भी कुछ ऐसा था कि लोग आसानी से उसके झांसे में आ गए। 11,000 में सिर्फ शादी होगी। 21,000 जमा कराने पर शादी में बाइक मिलने की बात बताई थी, जबकि 51,000 रुपए की रसीद कटाने पर कार और प्लॉट दिलाने का दावा किया गया। शादी में ठगबंधन की पर्ची से हर कोई हैरान है, क्योंकि शादी के नाम पर इस तरह की ठगी पहली बार सामने आई। अब वहाँ मोती झील लोग पहुँचे, वहाँ पता चला कि यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है, तो यहाँ पर घर आया गया तो यहाँ ताला लगा हुआ है और लोग भाग गए। कुछ लोगों ने ब्याज पे लिया है, कुछ लोगों ने लोन लिया है, कैसे करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस से भी शिकायत की गई, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बताया गया कि ये गिरोह अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है और लाखों की ठगी कर चुका है। यूपी की बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से इतना परेशान हो गया कि उसे पुलिस की मदद की अब गुहार लगानी पड़ रही है। ये दर्द भरी कहानी है
बरेली के रहने वाले अफसर अली की, जिनकी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। इसका कारण है उनकी पत्नी रूबी खान। अफसर अली का आरोप है कि पिछले 18 सालों से अपनी पत्नी के कारण मानसिक और शारीरिक तनाव झेल रहे हैं। अफसर अली का कहना है कि उनकी पत्नी 18 साल में 25 बार घर छोड़कर भाग चुकी है। मेरी शादी सन 2006 15 मई को लगभग 18 साल पहले रूबी से हुई थी और जब से अब तक वो करीब 20-25 बार घर से बिना बताए जा चुकी हैं और मैं उन्हें ढूंढ के ले आता हूँ, कभी पुलिस के माध्यम से, कभी खुद कोशिश करके। पति ने आरोप लगाया कि रूबी को जब दिल करता है पुलिस में मेरे खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज करा देती है। इतना ही नहीं, मेरे खिलाफ दहेज उत्पीड़न और खर्चे का मुकदमा भी कर रखा है। अफसर अली एक टैक्सी ड्राइवर है जो दिल्ली में टैक्सी चलाकर अपना घर चलाता है, लेकिन उसे बार बार कोर्ट की सुनवाई के लिए बरेली आना पड़ता है, जिससे उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके पास कोर्ट कचहरी के खर्चे उठाने के पैसे नहीं हैं। पूरे मामले में शख्स ने अपनी पत्नी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर शिकायत के बाद पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। यूपी के फतेहपुर से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहाँ ईसाई धर्म अपनाने वाले शख्स की घर वापसी करवाई गई और मुंडन करके गाँव में घुमाया गया। इस दौरान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ और पूजा अर्चना भी की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शख्स पहले खुद ईसाई धर्म अपना लेता है और फिर इलाके के गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता है। इससे खफा होकर हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सर मुंडवाकर उसे पूरे गांव में भ्रमण कराया और आगे से धर्म परिवर्तन नहीं करवाने की कस्में भी खिलाई। साथ ही धर्म परिवर्तन में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की गई। लोगों को एकत्रित करके गांव के दक्षिण दिशा के हनुमान मंदिर में पहुंच करके सनातन धर्म स्वीकार लिया। शिवकरण पुत्र सुंदर पासवान और कहा कि मैं सभी अपने इष्ट मित्रों को संदेशा देना चाहता हूं कि सनातन धर्म में शामिल हो, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। ये मामला फतेहपुर के खागा कोतवाली इलाके का है, जहां घर वापसी के बाद लोगों ने पूरे गांव में भ्रमण कराया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से जहां तापमान में गिरावट आई, वहीं कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर जम गई और कुछ इलाकों में तो ऊंची चोटियां बर्फ से पूरी तरह ढक गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला से सामने आई, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई। सड़क, पेड़ पौधे, मकान, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखाई दिए। बर्फबारी के बाद अनंतनाग का नजारा तो देखते ही बन रहा था। वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी की वजह से सड़कें खाली थी, लेकिन कुछ बच्चे यहां मस्ती करते दिखाई दिए। कमोपेश यही हालात शिमला में भी थे। वहां भी बर्फबारी का क्रम जारी रहा, जिससे कई इलाकों में 1 फीट मोटी बर्फ की चादर जम गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम के रहने का अनुमान है। मनाली के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी ने एक बार फिर से प्रकृति का अद्भुत नजारा पेश किया। चारों ओर सफेद चादर ने जहां पर्यटकों को आकर्षित किया, तो वहीं कई जगहों पर भारी बर्फबारी की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं उत्तराखंड के चक्राता में बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई, क्योंकि वहां पर्यटकों की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। और देखिए, पहाड़ों में जारी बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भारी जाम की वजह से टूरिस्ट यहां परेशान है। चमोली, मनाली समेत कई हिल स्टेशन से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। चमोली में तो हाईवे पर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं मनाली समेत दूसरे इलाके से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल क्रिसमस के बाद से आप देखिए किस तरह से टूरिस्ट जो है वो हिल स्टेशन का रुख कर लेते हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए भी, और इसी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में टूरिस्ट भारी संख्या में पहुंचते हैं, जिसके बाद इस तरह की परिस्थिति बन जाती है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश ने यहां पर ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया। बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई। दिल्ली के लोगों ने जब सुबह सुबह अपनी आंखें खोली तो उस समय मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया, क्योंकि कुछ इलाकों में तेज बारिश हो रही थी। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां तेज गरज और चमक के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर का मौसम जो था वो पूरी तरह से बदल गया है। अभी 1 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर का मौसम कुछ इसी तरह रहने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में और गिरावट आ सकती है।
दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। बारिश की वजह से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं प्रदूषण में भी कमी दिखाई दी। हालांकि बारिश की वजह से दफ्तर या काम पर जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।